Good morning, friends. Okay, welcome back. लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने लाइन काउंटिंग और वर्ड काउंटिंग के बारे में पढ़ा था. आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई हों. इज देयर एनी क्वेश्चन इन एनी टॉपिक इन लास्ट previous classes? Let me know in the comments or the personal chat, whatever who are connected with the group. Okay, WhatsApp group, right? ओके हमारी लास्ट क्लास का जो होमवर्क था उसमें ये एक्सरसाइज 1-8 से लेकर के 1-12 तक हम लोगों ने होमवर्क डिसाइड किया था. एंड आई एम होपिंग कि आप सभी ने होमवर्क अच्छे तरीके से और ट्रूली कंप्लीट किया हो. जिस किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है होमवर्क के रिलेटेड, अपन इसको क्लास में अभी कम कवर करने वाले हैं सारी की सारी एक्सरसाइज को. इफ़ यू आर एबल टू रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स और ऑल योर doubts via that exercise resolution, our exercise resolution class, right? Then it is fine. If there is extra questions after that also, you may please contact me via comment or something so that we can personally talk and can resolve your questions. Okay. तो अगला हमारा जो होमवर्क है एक्सरसाइज 8. हम एक बार चलते हैं एक्सरसाइज 8 की तरफ. क्या कहती है एक्सरसाइज 8? राइट ए प्रोग्राम टू काउंट ब्लैंक्स, टैब्स एंड न्यू लाइंस. ओके, हम लोगों ने इस चैप्टर में जब हम इसको लाइन काउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने न्यू लाइन का कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना. न्यू लाइन का कोड क्या कहता है कि आपको गेट केयर करके एक एक कैरेक्टर को लेना है और इस स्टेटमेंट का सी में बताया गया है कि पूरे के पूरे स्टेटमेंट की भी अपने आप में एक वैल्यू होती है. वो वैल्यू क्या होती है? असाइनमेंट ऑपरेटर के होने के बाद, असाइनमेंट ऑपरेटर जब काम कर ले उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी इस स्टेटमेंट की वैल्यू भी वही होती है, राइट. तो पूरे के पूरे इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी? जो सी की वैल्यू होगी गेट केयर से इनपुट लेने के बाद. अगर वो एंड ऑफ द फाइल नहीं है तो हम देख रहे हैं कि क्या वो न्यू लाइन है. अगर वो न्यू लाइन है तो हम न्यू लाइन को बढ़ाते इंक्रीज करते जा रहे हैं. सिंपल क्वेश्चन है ये कि अगर ब्लैंक्स मिल जाता है तो आपको ब्लैंक्स को इंक्रीज करना है और टैब्स मिल जाता है आपको तो टैब को इंक्रीज करना है. ओके, हम एक बार देख लेते हैं अपना 6 क्लास के होमवर्क में. मैंने बताया कि हर एक क्लास में के लिए एक एक फोल्डर है और हर एक फोल्डर के अंदर एक होमवर्क करके अलग फोल्डर है. उस फोल्डर में हमने सारी की सारी होमवर्क से रिलेटेड एक्सरसाइजेज कर रखी हैं, ठीक है कि नहीं. तो देखिए सिंपल वही कोड मैंने लिखा है. सी इक्वल टू गेट केयर इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल. अगर ये न्यू लाइन मिलती है इसको गेट केयर में तब तो न्यू लाइन वेरिएबल को इंक्रीज करना है. अगर कोई ब्लैंक स्पेस मिलता है तो ब्लैंक स्पेस को, अदरवाइज टैब को, स्पेस को, टैब को एंटी करके जो वेरिएबल है वो हमारा टैब को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टैब्स, है ना. यहाँ देखें आप कि हमने एन एल इक्वल टू एन बी इक्वल टू एन टी इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया? क्यों इसको सेपरेट सेपरेट करके नहीं लिखा? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हर एक स्टेटमेंट जो सी में होता है उसकी अपने आप में वैल्यू होती है और वैल्यू क्या होती है? असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो भी अवेलेबल है वेरिएबल उसकी वैल्यू के बराबर. तो जैसे ही 0 इस पे असाइन होगा एन टी की वैल्यू 0 हो जाएगी और उस पूरे के पूरे स्टेटमेंट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो अपने आप में एन बी इक्वल टू 0 वो ऑटोमेटिक बन जाएगा सीख में ही, है ना. एन बी इक्वल टू 0 स्टेटमेंट जब कंप्लीट होगा तो एन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और पूरे के पूरे अगले स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन बी की जो वैल्यू है विच इज एक्चुअली 0. सो एन एल इक्वल टू 0. तो हमने एन एल इक्वल टू 0, एन बी इक्वल टू 0 और एन टी इक्वल टू 0 तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ इस तरीके से भी सी में लिखा जा सकता है, ठीक है कि नहीं. लास्ट में हमने इन तीनों को प्रिंट करा दिया है यहाँ पर. अभी अपन देख लेते हैं एक बार इस कोड को रन करके. तो सी सी एक्सरसाइज 1.8.c एंड हेयर वी गो ए डॉट आउट. लेट से हमने ए बी एंड देखिए ब्लैंक्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ और पहले ही गिन करके 1 2 3 तीन ब्लैंक्स दिए एंड पी क्यू एक टैब, 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब, ठीक है कि नहीं. और ओके फिर उसके बाद हमने न्यू लाइन दे दी एंड देन फिर बी सी, फिर 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब, फिर न्यू लाइन दे दी, फिर क्यू आर 1 2 3 3 ब्लैंक स्पेस दे दिए
और अब हमने न्यू लाइन फिर से दे दी और कंट्रोल डी दबा दिया। 3 बार न्यू लाइन दी थी, न्यू लाइन्स 3 आ गए, है ना। ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिए थे हमने और यहाँ पे दिए थे इस जगह पे, राइट। तो वो 6 ब्लैंक स्पेस आ गए। 3 टैब यहाँ पर दिए थे, 3 टैब बीसी के बाद दिए थे, तो तीनों के तीनों टैब मिलकर के 6 टैब इस जगह पर आ गए, है ना। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टैब्स, नंबर ऑफ ब्लैंक्स, नंबर ऑफ न्यू लाइन्स को आप काउंट कर सकते हो, है ना। अगला अपना एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 19। क्या कहती है एक्सरसाइज 19 कि राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी इट्स इनपुट टू इट्स आउटपुट। ओके, हमको इनपुट लेना है गेट केयर से और पुट केयर से आउटपुट को प्रिंट करना है, लेकिन एक कंडीशन है, रिप्लेसिंग ईच स्ट्रिंग ऑफ वन और मोर ब्लैंक्स बाय ए सिंगल ब्लैंक। इट मींस जो आपके मल्टीपल ब्लैंक्स एक साथ आ रहे हैं उनको सिंगल ब्लैंक में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है कि नहीं। तो क्या किस तरीके की इनपुट आ सकता है इसमें, हमारा इनपुट आ सकता है ऐसे ए बी 1 2 3 4 5 स्पेस, बी सी 1 2 3 4 स्पेस, क्यू आर 1 2 3 4 5 स्पेस अगेन एंड पी। अगर इस तरीके का इनपुट है तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए ए बी, और ये 5 स्पेस की जगह पे हमें सिंपली सिंगल वन स्पेस, सॉरी सिंपली सिंगल वन स्पेस, बी सी उसके बाद 4 स्पेस की जगह पे सिंगल स्पेस, क्यू आर उसके बाद 5 स्पेस की जगह पे सिंगल स्पेस एंड देन पी। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या कहती है एल्गोरिथम इसमें कि सबसे पहले हमें एक एक करके हम करेक्टर पढ़ेंगे गेट केयर से। ओके, जब कभी भी हमको पहला ब्लैंक मिलता है, जैसे कि यहाँ हमको ये पहला ब्लैंक मिला, पहला ब्लैंक मिलने के बाद हम एक इंटरनली वाइल लूप चलाएं और अगले कैरेक्टर मिलने तक हम उसको चलाएं, जिससे कि सारे के सारे ब्लैंक को हम इग्नोर कर सकें और एक ये जो पहला ब्लैंक मिला है इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और फिर उसके बाद ये पुट केयर करेंगे और उसके बाद जो अगला कैरेक्टर मिला है उसको हम पुट केयर करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारी एल्गो कहती है इस प्रोग्राम को लिखने की। कैसे कि एक वाइल लूप आप चलाओगे, उस वाइल लूप में आप गेट केयर करोगे जब तक कि वो एंड ऑफ द फाइल ना हो जाए, है ना। और फिर इसके अंदर आप एक इफ स्टेटमेंट लिखोगे और चेक करोगे किसको, चेक इफ कैरेक्टर इज ब्लैंक, ठीक है कि नहीं। अगर कैरेक्टर ब्लैंक मिलता है तो आपको फिर से वाइल लूप चलाना है टिल नेक्स्ट कैरेक्टर, टिल नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज नॉट ब्लैंक। ओके, तो अगला कैरेक्टर मिला आपको। अब लेट से अगर अगला कैरेक्टर आपको एंड ऑफ द फाइल मिलता है तो चेक फॉर द एंड ऑफ द फाइल। अगर एंड ऑफ द फाइल मिल गया तो कोड से बाहर निकलना है, और अदरवाइज अगर एंड ऑफ द फाइल नहीं मिलता है तो इफ स्टेटमेंट के बाद आपको सिंपली पुट केयर कराना है किसको, जो नेक्स्ट कैरेक्टर आपको मिला है ना। और ये वाइल स्टेटमेंट के बाद में आपको एक स्पेस भी तो है ना, सिंगल स्पेस से ब्लैंक को मतलब मल्टीपल ब्लैंक को सिंगल ब्लैंक से मतलब ये आपको रिप्लेस करना है, तो सिंगल ब्लैंक को आप पुट केयर कराओगे। इस तरीके का आपका कोड होना चाहिए। ओके, तो अपन इसको देख लेते हैं एक बार। हमने ये पहले से बना रखा है 9.c। क्या कहता है, सबसे पहले हम वाइल लूप से पुट केयर गेट केयर कर रहे हैं एक एक करके कैरेक्टर को, एंड वी आर रीचिंग टिल एंड ऑफ द फाइल। ओके, अगर किसी कारण बस अगर वहाँ पे सिंगल ब्लैंक आ जाता है तो पहले तो हम इस सिंगल ब्लैंक के बाद के जितने भी ब्लैंक हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर मतलब वाइल लूप हमने चलाया, गेट केयर किया, और देखिए वाइल लूप के एंड में हमने क्या सेमीकोलन लगा रखा है। इट मीन्स देर इज नो बॉडी ऑफ दिस वाइल लूप, ओनली द कंडीशंस इज देयर। और कंडीशन क्या कह रही है, जब तक कि अगला कोई स्पेस के विदाउट कोई करेक्टर ना आ जाए, जब तक स्पेस है तब तक आप वाइल लूप को चलाते रहिए। जैसे ही स्पेस एंड होगा और आपका जैसे इस तरीके से बी कैरेक्टर आएगा तब जा करके वाइल लूप रुक जाना चाहिए। तो ये वाइल लूप रुका तो हमने जो पहला स्पेस था हमें सिंगल ब्लैंक में तो कन्वर्ट करना ही है,
तो सिंगल ब्लैंक को यहाँ पुट केयर किया और फिर देखा कि क्या वो एंड ऑफ द फाइल तो नहीं है जो अभी ये बी आया है। लेट से अगर ये बी ना हो करके सिंपली आपका इतना ही इनपुट होता तो यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल दे रहा होता, राइट। वो तो एंड ऑफ द फाइल होगा हमारा, तो हमें क्या करना है, वहां से बाहर आ जाना है, लूप से ही बाहर आ जाना है। अगर एंड ऑफ द फाइल नहीं है तो हमको पुट केयर में बी को प्रिंट करा देना है या पी को पुट केयर कर देना है। फिर अगला हम जाएंगे, फिर गेट केयर करेगा, फिर वो सी को पढ़ेगा, सी को भी प्रिंट कर देगा। क्यों प्रिंट कर देगा, क्योंकि इफ कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं तो सारा यहाँ पे पुट केयर में सी को प्रिंट कर देगा। देन अगेन इट विल गो एंड अगेन इट विल फाइंड ए अनदर ब्लैंक स्पेस। तो वाइल लूप के थ्रू, अगर इंटरनल वाइल लूप के थ्रू सारे के सारे ब्लैंक स्पेस को वो इग्नोर मारेगा, पुटकैट से सिंगल ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करेगा और चेक करेगा कि क्या एंड ऑफ द फाइल आ गया है। नहीं आया तो वो इस क्यू को भी, जैसे ही इस वाले इंटरनल वाइल लूप से वो क्यू तक पहुंच जाएगा और इस क्यू को यहाँ पे पुटकैट से प्रिंट कर देगा। ठीक है कि नहीं। तो एक बार हम देख लेते हैं इस कमांड को, इसको प्रोग्राम को रन करके कि क्या ये प्रोग्राम सही तरीके से रन हो रहा है। सेम इसी को हम एज ए इनपुट लेते हैं। हमने ये इनपुट लिया एंड कंट्रोल डी पास कर दिया और आप देखें कंट्रोल डी पास करने के बाद आपका सिंपली यहाँ पे ए बी स्पेस बी सी स्पेस क्यू आर स्पेस पी विच इज एक्चुअली अवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। ओके। अगला आपकी एक्सरसाइज क्या कहती है कि राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी इट्स इनपुट टू इट आउटपुट। सिंपली हमको प्रोग्राम में गेट केयर और पुट केयर ही करना है, लेकिन देर इज ए कंडीशन। व्हाट इज दैट कंडीशन, कि आपको जितने भी टैब मिलते हैं, हमने यहाँ टैबों को एक बार इफ कंडीशन के थ्रू काउंट किया था, लेकिन इस बार क्या करना है, आपको टैब को रिप्लेस करना है स्लैश टी से, बैक स्पेस को रिप्लेस करना है स्लैश बी से, और अगर स्लैश स्लैश आपको मिल जाता है तो वहां पे स्लैश स्लैश स्पेशली प्रिंट कराना है पुट केयर में। ठीक है कि नहीं। तो देखिए अगर आप नॉर्मली स्लैश टी प्रिंट कराओगे तो पुट केयर क्या करेगा, टैब प्रिंट करेगा। लेकिन इस तरीके की सिचुएशंस में जहाँ पे ऐसे हमको करना है, तो हमने बताया था आपको कि आपको पुट केयर में स्लैश को ही प्रिंट कराने के लिए स्लैश स्लैश देना पड़ता है, डबल बार। ठीक है कि नहीं। स्लैश स्लैश दे करके हम स्लैश को प्रिंट करा देंगे और उसके बाद फिर से पुट केयर में हम टी दे करके टैब को प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या है, स्लैश टी को प्रिंट करा सकते हैं। स्लैश बी में भी स्लैश को एक करेक्टर, बी को एक करेक्टर, इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। स्लैश स्लैश में भी पहला स्लैश करेक्टर फिर दो अगला स्लैश करेक्टर, है ना। क्योंकि स्लैश टी जब टैब के फॉर्मेट में था तब तो वो एक सिंगल करेक्टर था, जो इस कैरेक्टर को डिनोट कर रहे थे हम स्लैश टी के द्वारा। लेकिन ये कह रहा है कि आप इस टैब कैरेक्टर को स्लैश एंड टी, ये दो कैरेक्टर की स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही प्रिंट कराइए। तो हम देखते हैं कोड किस तरीके से हमारा कोड लिखा हुआ है ना। तो 110.c, तो देखिए हमने गेट केयर करके एक एक करके सी को लिया। अगर हमको स्लैश टी नाम का कोई कैरेक्टर मिल जाता है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, तो हम पहले उसमें स्लैश प्रिंट कराएंगे, फिर टी प्रिंट कराएंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ऐसे ही बी के लिए ऐसे ही, जब आपका स्लैश स्लैश मिल जाता है तो एक स्लैश इससे प्रिंट होगा, एक स्लैश इससे प्रिंट होगा और कंटिन्यू होगा। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है इस तरीके से तो आप नॉर्मली पुट केयर करके सी को प्रिंट करा दोगे। ओके। अब आप देख लेते हैं हम एक्सरसाइज 110.c को रन करके ए डॉट आउट। अब मैं क्या, ए पहला टैब, दूसरा टैब, बी तीसरा टैब, सी and I am giving a another tab and D and I am pressing here control D। ठीक है कि नहीं। तो देखें यहाँ पे A स्लैश टी बी स्लैश टी सी स्लैश टी डी, इस तरीके से ये आपको प्रिंट हो गया। ठीक है कि नहीं। ओके। अपन अगले एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारी क्या एक्सरसाइज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आप अगर यहाँ देखोगे तो 5 एक्सरसाइज हैं। सो वी आर ट्राइंग लिटिल फास्ट हेयर। सो इफ़ देयर एनी क्वेश्चन आफ्टर दैट आल्सो यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, or if those who students who are connected with the WhatsApp group, they can directly ask on the group so that we can have a healthy discussion there। okay, तो ये एक्सरसाइज 11 में क्या कह रहा है
कि हाउ वुड यू टेस्ट द वर्ड काउंट प्रोग्राम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए क्या होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें सिंपल इनपुट दे करके हम उस प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक सिंपल इनपुट से ही प्रोग्राम को टेस्ट नहीं किया जाता है। देर आर मल्टीपल वेज और मल्टीपल लेवल ऑफ टेस्टिंग होती है, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को कहते हैं कि ये हर तरीके के टेस्ट केस में हमारा पास होगा। आपने किसी भी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में कभी कहीं पे भी पार्टिसिपेट किया होगा, तो मल्टीपल टेस्ट केसेस रन करते हैं और आपको बताया जाता है कि आपका प्रोग्राम कितना एक्यूरेट है चीज़ों में। तो हम किस हिसाब से वर्ड काउंटिंग को प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए तीन तरीके की वैल्यू पास की जाती हैं। फर्स्ट इज वैलिड, सेकंड इज इनवैलिड एंड थर्ड इज बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है कि नहीं। बाउंड्री, अब वर्ड काउंटिंग में वैलिड क्या होगा, आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए ये वैलिड प्रोग्राम हमने टेस्ट कर लिया, इस तरीके का इनपुट आप दोगे। तो जैसे आपने यहाँ पे 1 and 1 ये आपने स्ट्रिंग एज इनपुट दिया है, तो 3 वर्ड हैं यहाँ पे, ये इसकी वैलिड इनपुट है। इनवैलिड इनपुट क्या होगा, वो सॉरी बाउंड्री इनपुट क्या होगा। इनवैलिड इनपुट क्या होगा कि आप कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हो जिसमें कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है कि नहीं। जैसे कि आपने कोई पास किया ही नहीं, डायरेक्टली कंट्रोल डी दबा दिया, दैट्स वन ऑफ द इनवैलिड इनपुट एंड इवन ए बाउंड्री इनपुट आल्सो। बाउंड्री इनपुट क्या है, जीरो काउंट वर्ड काउंट और बहुत ज्यादा वर्ड काउंट। ठीक है कि नहीं। तो आप बहुत ज्यादा, मतलब ये कि जो कभी वर्ड काउंट खत्म ही नहीं हो रहा है, एक बहुत ज्यादा नंबर में नंबर ऑफ वर्ड काउंट्स आप अगर लिख रहे हो, तो एक ऐसी फाइल जिसमें कंटिन्यूअसली डेटा लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसी फाइल को आप रीड करने के लिए दे दीजिए प्रोग्राम को, तो वो आपका मैक्सिमम बाउंड्री कंडीशन को टेस्ट करेगा। मिनिमम बाउंड्री कंडीशन को कैसे टेस्ट करेगा, कंट्रोल डी दे दीजिए बिना किसी इनपुट को दिए हुए, तो वो मिनिमम बाउंड्री कंडीशन को टेस्ट करेगा। लेकिन मैक्सिमम बाउंड्री कंडीशन की टेस्टिंग के लिए आपको एक ऐसी फाइल देनी पड़ेगी जो कभी ना एंडिंग फाइल है। ठीक है कि नहीं, जिससे हम देख सके कि हमारा प्रोग्राम कितने लेवल तक आगे जाता है। ठीक है कि नहीं। आइदर आप कभी ना एंडिंग फाइल दे सकते हो, या फिर आप एक बहुत बड़ी फाइल दे सकते हो जिसमें हमें पता लगे, जिसमें करोड़ों वर्ड काउंट हो, जिसमें पता लगे कि ओके इतने लेवल तक अगर वर्ड हैं तो भी हमारा प्रोग्राम एक्यूरेटली इतना वर्ड काउंट प्रॉपर बताता है ना। ये कह रहा व्हाट काइंड ऑफ इनपुट्स आर मोस्ट लाइकली टू अनकवर बग्स इफ देर आर एनी, है ना। तो ये तीन टाइप के इनपुट आप इस तरीके से हर प्रोग्राम को टेस्ट करने में आपको देना चाहिए। कौन कौन से इनपुट आपको देने चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ। एक तो वैलिड, है ना, एक इनवैलिड, और एक आपका बाउंड्री कंडीशंस वाले, है ना। इस तरीके के तीन इनपुट आपको देने चाहिए हर एक प्रोग्राम को टेस्ट करने से पहले। ये आपकी एक्सरसाइज 111 है। ठीक है कि नहीं। 112 क्या कहती है, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स एन इनपुट एंड 1 वर्ड पर लाइन। इसका मतलब ये है कि आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे रहे हो यहाँ तक, लेट से आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि 1 देन न्यू लाइन एंड न्यू लाइन ओनली न्यू लाइन 1 ऑन न्यू लाइन, इस तरीके से 1 वर्ड पर लाइन वो प्रिंट कर दे। इट मीन्स जब कभी भी आपको स्पेस या टैब या कुछ इस तरीके का डेटा दिखता है, तो उसे आपको न्यू लाइन में पुट कर आपको न्यू लाइन करना है, दैट्स इट। ये आपका एल्गो है। इसमें अपन देख लेते हैं एक्सरसाइज 112.c। हम देखें यहाँ पे हमने एक एक करके कैरेक्टर को रीड किया। अगर वो स्पेस है या टैब है कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो हम फ्लैग को 1 कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल स्पेस आ सकते हैं। ओके, मल्टीपल टैब भी आ सकते हैं। आपको पता है वर्ड काउंट में हम फ्लैग का यूज करते हैं इन आउट के लिए, है ना। तो हमने फ्लैग को 1 किया। अगर फ्लैग 1 है और आपका स्पेस अब नहीं है या टैब अब नहीं है, मैंने बताया ना मल्टीपल स्पेस एक साथ आ गए, उस कंडीशन को भी हमको हैंडल करना है। तो अगर स्पेस भी नहीं है और टैब नहीं है और फ्लैग आपका 1 है, इट मीन्स आपको न्यू लाइन प्रिंट करके ही कैरेक्टर को अब प्रिंट करना चालू करना है। अदरवाइज आप सिंपली कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बनता है। ओके, अपन इसको रन करके देख लेते हैं।
देखिए, तो जब मैंने इस प्रोग्राम को 1 एंड 1 एज ए इनपुट दिया है, तो पहला उसने 1 प्रिंट किया, यहाँ पे कोई न्यू लाइन नहीं है तो यहीं से डायरेक्टली प्रिंटिंग चालू करेगा। पहला 1, देन न्यू लाइन में एंड, देन न्यू लाइन में अगला 1, इस तरीके से इसने प्रिंटिंग कर दी। ठीक है कि नहीं? ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट हमारी एक्सरसाइज जो थी, हमारी जो क्लास थी, क्लास नंबर 6, उसके जितने भी एक्सरसाइज थे, होमवर्क थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम अगले टॉपिक लिस्ट पर चलते हैं, विच इज एक्चुअली एरे। ओके, सी में एरे आप सब ने पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ नया पढ़ते हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो कि आपके द्वारा छूटी हुई है और हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, and I'm hoping कि after this class you people will be aware most of the stuffs either asked in the basic interview question or expert interview question related to array. You all will able to answer all of them. Okay, so क्या है कि लेट से आपको एक प्रोग्राम बनाना है। ओके, क्या ज़रूरत पड़ी एरे की, है ना? तो इन सी की डेनिस रिट्ची जो ये बुक है हमारी, इसके द्वारा पहली पहली लाइन में ही एक प्रोग्राम की कल्पना की गई है, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमको एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? कि एक बहुत बड़ा इनपुट है और उसमें मल्टीपल डिजिट्स आ रहे हैं, 9, 10, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। और आपको एक कोई एक सिंगल डिजिट कितनी बार आया है ये आपको काउंट करना है। तो इसकी काउंटिंग कैसे करोगे आप मल्टीपल कितने वेरिएबल्स बनाओगे? 0 से लेकर के 9 तक 10 तो डिजिट्स हो गई। फिर वाइट स्पेस कैरेक्टर अलग से आ रहे हैं, ये अलग हो गए 11। और इसके अलावा भी कोई और कैरेक्टर आ सकता है, वो 12। तो क्या 12 वेरिएबल किसी एक प्रोग्राम में रखना क्या एक सही बात है? नहीं। आप जब सेम डेटा टाइप्स के मल्टीपल वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है हमको, और उन मल्टीपल वेरिएबल को हमें बार बार यूज करना है, तो ऐसे मोमेंट पे हम उन सेट ऑफ वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल के थ्रू ही असाइन, मेमोरी असाइन करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट? एरे। तो हमको क्या करना है? अपने इनपुट से नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ ईच डिजिट, वाइट स्पेसेस एंड अदर करेक्टर्स। तो देखिए, एक कैटेगरी तो क्या है, ईच डिजिट में 0 to 9 यानी 10, तो ये कैटेगरी हो गई। वाइट स्पेस 11th कैटेगरी हो गई, एंड 12 कैटेगरी क्या हो गई? इसके अलावा और कोई करेक्टर आए तो उसको 12th कैटेगरी में लेना है। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको 12 कैटेगरीज को एज ए इनपुट के लिए एक एरे को यूज करना पड़ेगा। अरे क्या करेगा? 12 साइज का एक हम अरे डिफाइन करेंगे, और हर बार देखेंगे अगर करेक्टर जो भी इनपुट आ रहा है, जो भी डिजिट करेक्टर में आ रही है, अगर वो 0 to 9 के बीच में है, तो हम उस एरे के उसी इंडेक्स में जा करके प्लस प्लस करके आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? उसमें एक वैल्यू होगी, काउंट होंगे, सबसे पहले उन्हें 0 0 0 से हम इनिशलाइज करेंगे, और तब जैसे ही कोई एक कैरेक्टर आता है, लेट से 1 आया, तो इट मीन्स कि 1 वाला जो हमारा इंडेक्स है अरे का, उसमें जा करके उसकी वैल्यू को 0 से हमें क्या कर देना है? 1 कर देना है। दोबारा में फिर से 1 आया तो अब 1 से 2 कर देना है, 3 कर देना है, 4 कर देना है। इस तरीके का हम काम करने वाले हैं। तो देखिए कैसे हो रहा है ये, कि हमने एन डिजिट ले लिया 10 करेक्टर का। ओके, इन्होंने क्या किया है? वाइट स्पेस के लिए और अदर्स के लिए अलग वेरिएबल ले लिए हैं, लेकिन 10 डिजिट के लिए उसने एक एरे ले लिया है, इस तरीके से। ठीक है कि नहीं? ये हमारा सी है, जिसमें हम एक एक करके इनपुट लेंगे, और ये हमारा आई वेरिएबल लिया है। किस लिए लिया है? कि हमें इन 10 डिजिट का नंबर ऑफ काउंट इस शुरुआत में 0 हमें इनिशिएट करना है। तो इसने क्या है, वाइट स्पेस अदर को यहाँ पे 0 से इनिशलाइज कर दिया, और सारे के सारे यहाँ पे फोर लूप चला करके हर एक डिजिट को एरे में जा करके उसने वैल्यू को 0 असाइन कर दिया। ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद अपन को क्या करना है? एक एक करके कैरेक्टर रीड करना है। जब एक एक करके आप कैरेक्टर रीड करोगे, तो आप कहाँ तक जाओगे? एंड ऑफ द फाइल तक जाओगे। एंड ऑफ द फाइल तक जाने से जाओगे, और आप अब इस कैरेक्टर को देखोगे कि क्या वो कैरेक्टर 0 से 9 के बीच में है। इफ हमने जो कैरेक्टर रीड किया है, अगर वो 0 से 9 के बीच में है, इट मीन्स इट इज ए डिजिट। तो जो भी हमारी डिजिट है, -0 का मतलब
आप कोई भी डिजिट में से 0 घटाओगे तो आपको वही डिजिट मिलेगी और वही इंडेक्स आप पहुंच जाएगा आपका, है ना। और उस इंडेक्स पे जा करके आप एन डिजिट में जो वैल्यू है इसको, जो पहले पहले स्टार्टिंग में 0 हमने असाइन कर रखी है, उसको आप प्लस प्लस कर दीजिए। अगर वो 0 से 9 के बीच में नहीं है तो क्या वो वाइट स्पेस है? वाइट स्पेस में प्रोग्राम ने क्या क्या कवर करने के लिए बोला है? ब्लैंक, टैब और न्यू लाइन। ठीक है कि नहीं? तो अपन देख रहे हैं कि क्या वो ब्लैंक है, क्या वो न्यू लाइन है, क्या वो टैब है। अगर ये तीनों है तो आप एन वाइट वाला जो हमारा वेरिएबल है उसको प्लस प्लस कर दीजिए, और नहीं तो फिर आप एन अदर को प्लस प्लस कर दीजिए। ठीक है कि नहीं? अब इस ये 10 वेरिएबल्स एक साथ एक ही एरे के द्वारा दिखाए हुए हैं यहाँ पे। 11वां वेरिएबल एन वाइट है और 12वां वेरिएबल एन अदर्स है। इनको प्रिंट करने के लिए क्या है, पहले इन 10 वेरिएबल्स को प्रिंट करना है एक एक करके। तो i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू 9 तक जाओगे आप, और हर बार आप इसमें अंदर जो डेटा है उसको आप इस तरीके से प्रिंट करोगे। और यहाँ वाइट स्पेस और अदर्स को भी आप एन वाइट और एन अदर जो आपने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल लिए हैं इस तरीके से आप प्रिंट करोगे। तो किस तरीके से प्रिंट हो जाएगा आउटपुट आपका, कि 9th टाइम 0 आया है, 3rd टाइम 1 आया है, और ये सब एक एक बार 0 0 बार आए, और 9th डिजिट जो है वो आपकी सिंगल टाइम आई है। इसके बाद वाइट स्पेस 123 बार आए और अदर आपके 345 आए। ये इस तरीके से आपको आउटपुट देना है। इस प्रोग्राम का आउटपुट इस तरीके का आएगा। ठीक है कि नहीं? ओके, सो ये है। तो अपन एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या इस प्रोग्राम का आउटपुट इस तरीके का आता भी है या फिर इज जस्ट दैट ए फन। वो ऐसे ही कह रहे हैं इस बात को, है ना। तो अपन एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। है ना, मैंने आपको बताया था कि मैं विम एडिटर का यूज कर रहा हूँ, और हमने सबसे पहले ही देखा था कि सी में आप कोई भी सी के कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर लिख सकते हो। द ओनली कंडीशन इज कि आपको उस कोड को लिखने के बाद जो फाइल है उसको डॉट सी से सेव करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी डॉट सी से सेव कर दिया है उस फाइल को, है ना। ओके, मैं थोड़ी सी इंडेंटेशन और कर रहा हूँ जिससे कि आपको कोड रीडेबिलिटी में समझ में आए। वैसे सी के कोड में इंडेंटेशन से कोई कंपाइलेशन इशू नहीं आता है, जस्ट फॉर द रीडेबिलिटी हम इस कोड को समझ पाएँ, दैट्स ओनली द रीजन। ओके, कंपाइल हो गया कोड ए डॉट आउट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 1 1 2 2 3, देन ब्लैंक ब्लैंक टैब न्यू लाइन। ठीक है कि नहीं? अब मैंने कोई एक इस तरीके से दे दिया। ओके, देन अगेन 1 1 1 2 2 3। ठीक है कि नहीं? और अब मैंने दबा दिया कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी दबाने के बाद देखें आप, जीरो कितने टाइम है इस पूरे के पूरे इनपुट में? जीरो एक भी बार नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो 0 0 टाइम है। 1 कितनी टाइम है? 3 और 3 6, 6th टाइम। 2 कितनी टाइम है? 2 एंड 2 4, 4th टाइम। 3 2 टाइम। इसके अलावा और 9th डिजिट तक कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है कि नहीं? वाइट स्पेस, यहाँ हमने टैब 3 बार दबाया था और एक बार दबाई थी न्यू लाइन। तो ये 4 हमारे क्या हो गए? वाइट स्पेस में आ गए। और ये जो 2 हैं आपके, ये किस में आ गए? अदर्स में आ गए। तो इस तरीके से ये कोड रन करेगा, विच इज एक्चुअली करेक्ट आल्सो। ठीक है कि नहीं? ओके, अब इसने समझा रखा है इस कोड को कि आखिर ये एरे का किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सी में, है ना। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या कर कह रहा है ये, कि अगर आपने जैसे ये लाइन लिखी ना, इंट एन डिजिट 10 declares n digit to be an array of
10 इंटीजर्स, यानी 10 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को एक ही जगह पर हमने असाइन कर दिया इस अरे के द्वारा। ठीक है कि नहीं? अब क्या है, ये दूसरे पॉइंट जो अरे में इंपॉर्टेंट है, अरे ऑलवेज स्टार्ट एट 0 इन सी। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है अरे की, ये आपको हमेशा याद रखनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि अरे 1 किया तो पहला एलिमेंट आपको मिल जाएगा, अरे 0 ही आपको हमेशा पहला एलिमेंट देगा। इंडेक्स्ड फिक्स्ड है और जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है सी के अंदर अरे में। ठीक है कि नहीं? सो द एलिमेंट्स आर एंड डिजिट 0 से लेकर के एंड डिजिट 9 तक चलेंगे। ये आपको इसलिए याद रखना है कि जब आप 4 कंडीशन लगाओगे तो इनिशियलाइज कहाँ से करें और आपकी लास्ट कंडीशन कहाँ हो। ऐसा नहीं इनिशियलाइज 1 से कर दें और लास्ट कंडीशन 10 तक जा रहा है आपका, तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि आप एरे को गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। आपका 0 से लेकर के 9th तक एरे को आपको आइट्रेट करना है इसके सारे के सारे डिजिट्स को या सारे के सारे इंटीजर को एक्सेस करने के लिए। दिस टू रिफ्लेक्ट इन द फोर लूप दैट इनिशियलाइज एंड प्रिंट द अरे। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी सॉ जस्ट नाउ, है ना? अब क्या इंपॉर्टेंट बात है, द पर्टिकुलर प्रोग्राम रिलाइज ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द करेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजिट। फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, ये इफ कंडीशन, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मैंने पहले भी आपको बताई थी कि बाय डेफिनेशन, ये लाइन पढ़ें आप, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपन इसको समझते हैं कि बाय डेफिनेशन कैरेक्टर स्ट्रिंग या फिर जो स्मॉल कैरेक्टर होता है या कैरेक्टर है आर जस्ट स्मॉल इंटीजर्स। तो ये जो आपका 0 लिखा हुआ है ना सिंगल सिंगल कोट के अंदर, ये कैरेक्टर और ये स्मॉल इंटीजर दोनों एक ही है, ये 0 डिजिट को ही दिखा रहा है आपको। ठीक है कि नहीं? सो कैरेक्टर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकली टू इंटीजर स्मॉल इंटीजर इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आल्सो। ये आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि सी क्या 0 डिजिट से बड़ा है और 9th से छोटा है कि नहीं। आपको याद होगा गेट केयर आपको इंटीजर रिटर्न करता है और उस इंटीजर को हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए स्मॉल कैरेक्टर से, और ये कंपैरिजन किसी भी टाइप का कोई कंपाइलेशन इश्यू भी नहीं दे रहा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपको बोला गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने का, वाइट स्पेस काउंट करने का आप प्रोग्राम लिखें, और आपने प्रोग्राम लिख दिया। प्रोग्राम लिखने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये इफ कंडीशन रन कैसे हो रही है, क्यों कंपाइलेशन इश्यू नहीं दे रही। तो आप देखोगे कि ओ माय गॉड, सी तो इंटीजर टाइप का है और ये 0 जो हमने लिखा है ये कैरेक्टर टाइप का है, और उसके बाद भी कंपैरिजन प्रॉपर हो रहा है, कंपाइलेशन इश्यू नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जस्ट एक स्मॉल इंटीजर्स की तरह ही सी में ट्रीट किए जाते हैं। दैट्स ओनली द रीजन। ठीक है कि नहीं? तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अब क्या है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल टू इंटीजर स्ट्रिंग इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो अब क्या, फॉर एग्जांपल C-0, ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, एक इंटीजर से आप कैरेक्टर को माइनस कर रहे हो। एग्जैक्टली इंटीजर का इंटीजर से ही माइनस होना चाहिए, बट क्योंकि स्मॉल कैरेक्टर एज स्मॉल कैरेक्टर इन स्मॉल इंटीजर की तरह ही ट्रीट होता है सी में, इस कारण से ये कोई कंपाइलेशन इशू नहीं दे रहा आपका ये एक्सप्रेशन। C-0 is an integer expression with a value between 0 and 9 corresponding to the character 0 to 9 stored in C. Thus a valid subscript of the array एंड डिजिट, है ना? ठीक है कि नहीं? अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, द डिसीजन एज टू वेदर ए कैरेक्टर इज ए डिजिट, वाइट स्पेस और समथिंग एल्स। हमने इन इस इफ कंडीशन के द्वारा तो ये देखा कि क्या वो डिजिट है 0 से 9 के बीच में है। अगर वो ऐसा है तो आप उसी स्पेस पर जा करके वेरिएबल में से प्लस प्लस कर दीजिए आप वेरिएबल को, है ना? और अगर वो वाइट स्पेस है इस तरीके से, इन तीन का टैब, न्यू लाइन या ब्लैंक, ऊपर ही प्रोग्राम में लिखा हुआ है, वाइट स्पेस का मतलब तीन ही चीजें, टैब, न्यू लाइन या ब्लैंक। तो आपको एन वाइट को करना है, अदरवाइज आपको इसको करना है। ठीक है कि नहीं? तो इसके थ्रू क्या दिखाना चाहता है, क्या क्या कंसेप्ट बताना चाहता है प्रोग्राम, कि आपकी इफ, लेट से आपने पहली कंडीशन डाली इफ,
इसके बाद एक और आपके पास कंडीशन है तो आप लिखोगे एल्स इफ, फिर एक और कंडीशन है तो एल्स इफ, फिर कंडीशन एल्स इफ, और हर एक कंडीशन के अंदर की स्टेटमेंट उसके अंदर आएंगे। लास्ट में जाकर के जब आपके पास अब कोई कंडीशन नहीं बची और आप ये कह रहे हो कि अब इन सारी कंडीशनों के अलावा जितनी भी चीजें हैं उनके लिए आप क्या लिखोगे, एल्स लिखोगे। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आइदर वो डिजिट होना चाहिए, पहली कंडीशन 0 to 9 हमने ले लिया। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो डिजिट नहीं है तो वो ब्लैंक स्पेस होगा, सॉरी व्हाइट स्पेस होगा। व्हाइट स्पेस में हमने क्या है, ब्लैंक को, टैब को, न्यू लाइन को ले लिया। तो दूसरी कंडीशन ऑब्वियस सी बात है, हमें एल्स इफ लिखना पड़ेगा। अगर वो इन दोनों में से भी नहीं है तब जो कुछ भी आ रहा है वो अदर्स में आ रहा है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे एल्स कंडीशन बनाई है अदर्स के लिए, है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये इफ एल्स का चलता है ना। मल्टी वे डिसीजन से कैसे होगा, द कंडीशंस आर इवेल्युएटेड इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप अंटिल सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बिल्कुल सही बात है, टॉप से स्टार्ट करता है वो जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, और जहाँ वहां तक जाता है और जैसे ही कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहां से बाहर आ जाता है। एट द पॉइंट व्हेन करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट पार्ट इज एग्जीक्यूटेड एंड द entire construction is finished, okay, if none of the condition is satisfied then वो else में जाता है present होने पे। if the final else and statements are omitted or the word count program, no action takes place, there can be any number of this, okay। तो अब देखिए, ग्रुप्स बिटवीन द इनिशियल इफ एंड फाइनल एल्स, तो इस तरीके का ये एल्स इफ कंडीशन का बहुत सारा ग्रुप होता है इनिशियल इफ से और फाइनल एल्स के बीच में, आपको ये याद रखना है, ठीक है कि नहीं। एज ए मैटर ऑफ स्टाइल इट इज एडविजिबल टू फॉर्मेट दिस कंस्ट्रक्शन, ओके। हाँ जी, अब देखें ये कहना क्या चाह रहा है कि आप इस स्टेटमेंट को इस एलसिफ के बाद एक स्पेस दे करके ही लिखें, ये सब कुछ ऐसा है ना। और इस इफ के बाद आपने एलसिफ को सेम इसी इफ के इंडेंटेशन में लिख दिया, ये कारण क्या है इसका। ये कह रहा है कि अगर आपको कोड को रीडेबल बनाना है, ठीक है कि नहीं, तो इसका इंडेंटेशन इस तरीके से ही होना चाहिए। अगर इंडेंटेशन ऐसा नहीं हुआ तो ये कोड कुछ ऐसे यूं बढ़ता चला जाएगा और लास्ट एल्सिफ यहाँ आ रहा होगा और देन जा करके एल्स यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हमको कोड को नहीं लिखना है, ठीक है कि नहीं। ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ डिसीजन वुड मार्च ऑफ द राइट साइड ऑफ द पेज विच इज एक्चुअली नॉट ए गुड रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, ठीक है कि नहीं। तो इंडेंटेशन जो आपका ये प्रीवियस फॉर्मेट है इसी टाइप का इंडेंटेशन आपको करना है, ओके। बाद में इसने बताया कि चैप्टर 4 के अंदर अपन ऐसे मल्टीपल डिसीजन फॉर्मेटिंग जो स्ट्रिंग्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, उनको स्विच स्टेटमेंट से हैंडल करते हैं। उस स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है कि नहीं। बिफोर गोइंग टू फंक्शंस, द नेक्स्ट टॉपिक we will see that ये एक्सरसाइज 113 एंड 114 ये दो एक्सरसाइज हैं आपके लिए जो कि होमवर्क के रूप में है क्लास इसकी। तो मैं आपके लिए डाल देता हूँ एक्सरसाइज 113 एंड 114। थोड़ा सा इन एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास का बहुत सारा समय लास्ट क्लास के होमवर्क को कंप्लीट करने में लग गया, तो दैट ओके है, इसीलिए हम बस एक अरे ही इसी सेक्शन को कंप्लीट कर पाए हैं। लेकिन अगली क्लास के अंदर हम फंक्शंस और आगे के कुछ जो हमारे सेक्शन हैं टॉपिक लिस्ट के अंदर फंक्शन और आर्गुमेंट कॉल बाय वैल्यू इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर अगली क्लास के अंदर हम कैरेक्टर अरे और एक्सटर्नल वेरिएबल एंड स्कोप्स को देखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो क्या कहती है एक्सरसाइज 113 कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए हिस्टोग्राम ऑफ द लेंथ ऑफ वर्ड in its input. It is easy to draw the histogram with the bars horizontal, a vertical orientation is more challenging. Okay. पहला प्रोग्राम तो आपका ये है, हिस्टोग्राम को आपको प्रिंट करना है। सेकंड क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ इनपुट्स, है ना। तो दोनों ही रिलेटेड टू हिस्टोग्राम्स है। पहले जिन जिन लोगों को हिस्टोग्राम कैसे होता है, कैसा दिखता है नहीं पता है, तो एक बार गूगल पे सर्च कर लें हिस्टोग्राम कैसा होता है, फिर उसके हिसाब से आपको ये एल्स इफ और सारी की सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं आपके पास, एरे अवेलेबल है आपके पास, इस तरीके से आपको ये चीज़ें प्रिंट करानी है, ठीक है कि नहीं।
ओके, सो स्टूडेंट्स, ये अरे था। कुछ हमारे पास टॉप क्वेश्चंस भी हैं जिनमें ये है कि व्हाट इज एन अरे, है ना। तो आपको ये आराम से आप सिंपली इसका आंसर दे सकते हो अरे का, जब सेम सेम डेटा टाइप्स के मल्टीपल वेरिएबल्स की हमको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हमको अरे को यूज करना चाहिए, जैसे कि वो मल्टीपल सेम डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल के फॉर्मेट में हम डिक्लेयर कर सकें और उन्हें हम यूज कर सकें, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, अरे जो होता है वो जीरो इंडेक्स्ड बेस्ड होता है, ठीक है कि नहीं। सेम डेटा टाइप के लिए एक सिंगल अरे होगा, इस तरीके से, है ना। मेमोरी उसकी पहले से ही हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि क्या साइज है, साइज उसकी हमें पहले से ही डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है कि नहीं। हाउ टू यूज इट इन सी अभी हमने देखा था कुछ देर पहले इसी प्रोग्राम में, है ना, कि किस तरीके से सी को में इसका यूज किया गया है। एक्सपर्ट लेवल पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, काउंट डिजिट वाइट स्पेस एंड अदर्स, इसका आप पूरा का पूरा कोड लिख दें। तो आपको ये कोड बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में बैठ करके इस कोड को सही तरीके से लिख सकें। और द टाइम व्हेन यू आर राइटिंग द कोड यू मस्ट रिमेंबर कि आपसे पूछा जा सकता है इस इफ कंडीशन के अंदर हमने एक इंटीजर सी को किस तरीके से कैरेक्टर से एक बार इस यहाँ पे कंपेयर किया है, और यहाँ पे सी इंटीजर को कैरेक्टर के साथ एक्सप्रेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यूज किया है, उसके बावजूद भी सी कोई एरर थ्रो नहीं करता और कंपाइल होता है प्रॉपरली, इसका रीजन क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि जो स्मॉल कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंपली जस्ट लाइक ए स्मॉल इंटीजर्स ही ट्रीट किए जाते हैं सी में, दैट्स ओनली द रीजन, ठीक है कि नहीं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आर्क पार्सर, वैल्यू, रेफरेंस, फंक्शन डेफिनेशन, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ मस्ट रीड एडिशनल भी हैं, वो हम आगे देखेंगे जब एक बार हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स और इसके बारे में आएंगे, है ना। तो एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, किस तरीके का उसका यूज है, क्यों हम एक्सटर्न का यूज करते हैं, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो आज का होमवर्क है इतना आपका। ओके, थैंक्स एवरीवन। मैं आप सभी लोगों को बिफोर क्लोजिंग दिस क्लास मैं आप सभी लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी कोड लिख रहे हैं आपके लिए, ये सारा का सारा आपको गिटहब की लिंक पर मिल जाएगा, और वो गिटहब की लिंक हर एक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपको हमारे चैनल के या फिर हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना है, जहाँ पे हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, क्वेश्चंस एक दूसरे के द्वारा पूछे जाते हैं, टीचर ही नहीं आपस में स्टूडेंट्स भी एक दूसरे से हेल्दी डिस्कशन करते हैं, अगर उनमें आपको ऐड होना है देन यू कैन कांटेक्ट विद अस बाय ईमेल एड्रेस, वी विल कांटेक्ट यू बैक एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफरेंस वी विल ऐड द नंबर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी न्यू क्लासेज या कोई भी नए टॉपिक के बारे में कोई भी चीज़ आती है आएगी तो वो सारी की सारी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम पहले ही नोटिफाई करते हैं। लेट से आपको कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है और वो इस किताब का पार्ट भी नहीं है या बहुत दिनों के बाद आने वाला है, और इनिशियली आपको चाहिए कि उस टॉपिक के बेसिक आपको बताया जाए, तो आप उस ग्रुप में हमारे लिए बता सकते हो। उस ग्रुप में अगर नंबर ऑफ लोग जो हैं वो सारे के सारे वोट करते हैं उस टॉपिक के लिए, तो हम अगले लेक्चर के फॉर्मेट में उसी टॉपिक को अगले लेक्चर के फॉर्मेट में हम ले लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का आपको उसमें फ़ायदा है। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।